आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। समाज के अंदर कई नेता होते हैं जो पार्टी के दम पे चलते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे नेता होते हैं कि पार्टी उनके दम पे चलती है। ऐसा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, शोएब दानिश, जो कि पिछले 15 साल से काउंसलर रहे हैं। एक अपनी क्षेत्र के अंदर पहचान रखते हैं। पार्टी कोई भी हो या ना हो, निर्दलीय भी खड़े हों तो जीत जाएँ, ऐसा क्षेत्रवासियों ने बताया है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी वो दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेरे ऊपर यकीन किया है। मैं उसके विश्वास पर खरा उतरता हूँ और हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर हम जाके काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। अवाम ने हमें जो प्यार दिया है, उसका हम एहसान नहीं उतार सकते। हम अवाम के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि वो 15 साल से उन्होंने हमें जो प्यार मोहब्बत दिया है और हम उसे आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। हम उनकी खिदमत करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, चाहे नतीजा कोई भी हो। क्योंकि दानिश जी अगर बात की जाए कि 15 साल से आप हैं, एक हवा आई थी आम आदमी पार्टी की जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सीएम की जो गद्दी है उसको वो काबिज़ हुए थे उसपे। उसके बाद भी अगर आपकी बात करी जाए क्योंकि कांग्रेस की अगर पूरी स्थिति देखी जाए दिल्ली में तो उस मुकाम पे कांग्रेस नहीं है। जो कांग्रेस के पार्षद कई ऐसे हैं जो छोड़ के बीजेपी में चले गए क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है चुनौती बहुत कड़ी होने वाली है। लेकिन आपने उस दौर को भी हवा बना दिया सबको, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक हमारे यहाँ बटला हाउस में एक बटला एनकाउंटर हुआ था। उसमें एक लड़का बंद था, मेरे खिलाफ उसको खड़ा किया गया। मैं आपकी दुआ से उसमें भी जीता। उसके बाद में केजरीवाल की लहर आई, मैं उसमें भी जीता। मैं ज़मीनी हकीकत जानता हूँ, आवाम के मसले मसाइल जानता हूँ कि किस मसले पर कहाँ क्या काम करना है। मैं उनके बीच में रहता हूँ। जो भी नेता हो, वो अगर आवाम के बीच में रहेगा तो कभी ना तो हारेगा और ना कभी कोई पार्टी छोड़ेगा। तो मैं आवाम के बीच में रहता हूँ, मैंने इसीलिए उसी पार्टी में। कांग्रेस में प्रियंका गांधी हैं, 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है। इस बार जो सीट है वो महिला हो गई है, वार्ड 189 जो है आपका। इस बार आपकी जो पत्नी हैं वो इस बार काउंसलर के चुनाव लड़ रही हैं, उनसे भी बात करते हैं और क्या आपको लगता है जो मुद्दे बच गए थे, इस बार आप उसको कवर करेंगे? उसके बाद आपकी पत्नी से बात करेंगे। असल में यहाँ हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं और हमारा प्रोग्राम था, जो हमारी प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग से हमने काम किया है, हमारे यहाँ संदीप दीक्षित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। उन्होंने इलाके के लिए बहुत डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया और बड़ी प्लानिंग की है उन्होंने हमारे यहाँ काम करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से क्या हमारा जो है ना एमपी रहे, ना एमएलए रहे। हमारे आसिफ मोहम्मद खां एमएलए थे, उन्होंने भी बहुत काम किया है और आप देखेंगे कि इलाके के अंदर पिछले 20 साल से भी 25 साल पीछे चली गई होगी दिल्ली। पूरी दिल्ली में देखिए, प्रचार तो करते हैं वो लोग, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप इलाके के अंदर जाकर देखिए, क्या हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। पूरे ओखला विधानसभा में आप घूम-घूम कर पूछिए, गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें बनी नहीं। जो मैंने 10-10 साल पहले सड़कें बनाई थी, सबसे पहले मैंने जो काम किया आगे कराने जा रहा था, वो मेरे कामों को रुकवाया गया है और एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत यहाँ डेवलपमेंट इन्होंने किया ही नहीं है। आप ज़ाकिर नगर मेन रोड देखिए, मैंने 6-7 साल पहले बनवाई है क्योंकि फंड की कमी होने की वजह से। क्योंकि दिल्ली सरकार को पावर है, वो फंड जिसको चाहे दे, किसको चाहे ना दे। वो अपने ही एमएलए को फ़ायदा करते हैं, अपने ही वो काउंसलर को फ़ायदा करते हैं। जहाँ उनके वो होते हैं, जहाँ रेगुलर अनऑथराइज़्ड कॉलोनी होती है, वहाँ सारे पावर्स एमएलए के पास है, काउंसलर्स के नहीं है। इसी तरह बीजेपी के भी काउंसलर्स काम नहीं कर पाए, उसमें मेरे जैसा भी कांग्रेस का काउंसलर रहा जो काम नहीं कर पाया। सब एमएलए ने काम नहीं करने दिया कहीं पर। तो कहीं न कहीं अगर बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की या फिर एमसीडी में जो केंद्र की सरकार है उसकी, अड़चनें पैदा करते हैं वो लोग ये काउंसलर को, अगर उनकी पार्टी का नहीं है काउंसलर तो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी है, वहाँ भी भेदभाव है। लेकिन ये बी टीम है, यहाँ इनसे ज़्यादा भेदभाव है। हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारे जो प्लानिंग थी, जो हम लेकर आए थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हमने जगह दिल्ली सरकार को दी, वो आज तक काम नहीं हुआ। सम्मेल प्लांट, पंप हाउस, ये सब हमने
संदीप दीक्षित ने हमारे ये जगहें करके दी। मेट्रो हम लेके आए, यहाँ कंस्ट्रक्शन पर बैन था, ये सब कांग्रेस की देन है और हम लोगों ने उसमें बहुत काम किया है, बहुत लोगों को कोशिश की। हमारे यहाँ डेमोलिशन के लिए फोर्स खड़ी रहती थी, हमने आर के आनंद ने भी हमारी इसमें मदद की। बहुत सारी ऐसे मसाइल हैं, जो कांग्रेस लीडर ने, शीला दीक्षित जी ने हमारे लिए काम किया, बहुत ज़्यादा इस इलाके के लिए। अभी जो है नाज़िया जी से बात करेंगे क्योंकि महिला हैं और जो इस बार सीट है वो महिलाओं को दी गई है। क्या प्लानिंग है? कैसे देखती हैं? महिला शक्ति पे तमाम लोग बात करते हैं। तो आइए नाज़िया जी से बात करते हैं। तो अभी जो हैं नाज़िया जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की। मैम ये बताएँ अभी आपके जो हस्बैंड हैं बीते 3 टर्म से 15 साल से यहाँ पे काउंसलर हैं, बाटला हाउस 189 वार्ड के अंदर। तमाम जो जनता है उनको सपोर्ट कर रही है। इस बार महिला सीट हुई है और आप दावेदारी इस बार ठोक रही हैं। कैसे देखते हैं कि समाज के अंदर जो आपका वार्ड है, उसमें क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? अगर आप जीतते हैं तो क्या काम करेंगे? और जो चुनौती आप मानते हैं किसी को अगर अपने सामने, तो वो कौन है? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का भी। चुनौती तो बहुत बड़ी है और वक़्त के साथ ही इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ा इलाके का मुद्दा है, वो 2 चीज़ें मैंने देखी अब जब मैं एरिये में निकली हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है सड़कें। सड़कों की वो बदहाल हैं कि आपका चलना मुश्किल है। उस पे बीमार, औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे कैसे चलते हैं? कहीं से सड़क इतनी उठी होती है, कहीं से उतनी ही गहरी है। इस पर काम करेंगे और सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे काम करेंगे। यहाँ से स्कूल हट गया है, तो कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने घर में बैठ गईं और उनसे के लिए शिक्षा के लिए पाने के लिए इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मज़दूरी कर रही हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं उनके घर वाले, वो कैसे दूर तक जाने का खर्चा उठाएँगे। तो मैं लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ और इलाके में साफ-सफाई अच्छे से ताकि हमारा इलाका भी चमकदार हो जाए। क्योंकि अभी जब जनता से यहाँ पे बात हो रही थी, तो वहाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं जिसके अंदर उर्दू है और उन स्कूल्स के अंदर जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, वहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही क्योंकि मुस्लिम बहुल जो है ये क्षेत्र है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उर्दू को आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से मत देखिए। लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, हिंदी ये तो एक बहुत अच्छी तरह बात है कि हम जनता का ये कहना था मतलब जनता ये कह रही है जितना दिल्ली सरकार और स्कूल्स पे काम करती है, उतना काम जो है वो उर्दू स्कूल्स पे नहीं होता है, वहाँ सस्ते टीचर्स रखे जाते हैं। जैसे अगर टीजीटी की बात करें, उनकी सैलरी अगर 40-50 हज़ार है, तो उर्दू स्कूल के अंदर एक 12-15 हज़ार का टीचर रखा जाता है। जी। नहीं, देखिए जी। इसमें भेदभाव किया जाता है। आज तक पोस्ट नहीं हुई है, खाली पड़ी हैं उर्दू टीचर्स की और उर्दू की क्लासेस को ख़त्म किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी। आप मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। नूर नगर स्कूल को मर्ज किया कर दिया गया है। उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है। जब मैं जीत कर आया था सबसे पहले बीजेपी की जब हुकूमत आई थी कॉर्पोरेशन में, तो उर्दू के स्टाफ को भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हटाया जा रहा था। मैंने सबसे पहले कहा कि मैं उर्दू में शपथ लूँगा, तो मुझे उर्दू की उसका इंतज़ाम किया जाए। अगर मैं ये नहीं करता, तो मैं आज तक उर्दू में पढ़ता, मेरे पास जो भी एजेंडा आता है, उर्दू में आता है और मैं उर्दू को बिल्कुल वो नहीं होने दूँगा। मेरी पूरी कोशिश है कि उर्दू में हम टीचर्स लेकर आएँ। हमने अपने स्कूलों के अंदर स्कूल्स के अंदर टीचर बढ़ाए हैं। हम जहाँ जो-जो हमारे यहाँ अंडर में स्कूल आते हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ स्कूल उर्दू मीडियम भी बनाए और हमने इंग्लिश मीडियम भी बनाए। हमने ख़त्म नहीं होने दिए और जब तक हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हमने वो 16 या 18-20 स्टाफ था, वो आज भी इसमें है कॉर्पोरेशन के अंदर जो ट्रांसलेटर का काम करते हैं या जो भी स्टाफ होता है जो उर्दू का, हमने उनको रुकवाया और वरना ये उर्दू को प्लानिंग थी बीजेपी की भी ख़त्म करने की और इस सरकार की भी। वो रिक्रूट नहीं कर रहे हैं नए टीचर्स, खाली पड़ी हुई है जगह है, बना नहीं रहे, ना नए बना रहे हैं। प्रचार है, सिर्फ प्रचार के अलावा दिल्ली सरकार का कुछ काम नहीं है और मुसलमानों के खिलाफ तो पूरा ज़हर है। आपको मैं कम से कम 8-7 उदाहरण दे सकता हूँ जो दिल्ली सरकार के हैं
केजरीवाल साहब आज तक कभी पूछने नहीं आए मुसलमानों की मसाइल। यहाँ पर जामिया के अंदर लाठीचार्ज हुआ, बच्चियों के साथ मारपीट हुई, एनआरसी में सब बैठे धरने के ऊपर प्रोटेस्ट के अंदर बच्चियों के साथ जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो बेदर्दी से मारा गया। मुख्यमंत्री ने आज तक आकर जामिया के अंदर या शाहीन बाग में कभी नहीं पूछा गया और ये कहा गया कि मुझे 2 घंटे का समय दे दो, मैं इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दूंगा। और उन्होंने कोशिश भी की अपने लोगों से उसे ख़त्म कराने की भी। और दूसरे, मैं उन्हीं की पार्टी की अंदर बात करता हूँ, एक ताहिर एक काउंसलर थे, सबसे पहले उन्होंने बगैर किसी जांच के उसको निकाला। जो ताहिर के साथ लड़के बंद थे वो भी बरी होके आ गए। उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब हो गई। आज भी वो जेल में है। अगर ये उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो है मरकज़ का है। मरकज़ को उन्होंने ताले लगवाए। साद साहब जो वहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन के वो थे, सदर उसके वो थे मुंतज़मी, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उनके साथ ज़्यादती हुई, उन्हें बेचारों को छुपना पड़ा जगह-जगह। मरकज़ में, मस्जिदों में जमात की तबलीग जमात को ढूँढ-ढूँढ कर निकाला गया। कोविड के नाम पर हमें डराया गया, मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादती हुई है। दंगों के अंदर कोई भी एफआईआर उन्होंने नहीं की, जबकि डीएम और एसडीएम दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, ये आपको भी मालूम होगा। और उनको वो पावर है पूरी किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज कराने की। हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ एफआईआर होती है, लेकिन दूसरे किसी के खिलाफ एफआईआर आप देख सकते हैं, कहीं एफआईआर नहीं हुई। हमारे ही लोगों के खिलाफ हुई दंगों में। इतना ज़हर उगला गया, हमारे लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे लोगों को मारा गया, ज़्यादती की गई पुलिस के ज़रिए। लेकिन केजरीवाल साहब ने एक लफ्ज़ आज तक मुसलमानों के लिए नहीं बोला है। बहुत सारे और भी मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। इलाके के अंदर डेवलपमेंट, हमारा पिछड़ा हुआ इलाका, हमारा इतना बजट था, शीला दीक्षित ने 450 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन आप इलाके के अंदर जाकर देखिए कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। तो जैसे कि अभी आप नाज़िया जी देख रही हैं, ये तमाम जो बता रहे हैं शुएब जी कि समस्याएँ हैं। क्या लगता है इस बार भी अगर आप अपने काम को लेके अगर जीत जाती हैं, केंद्र में और राज्य में अगर कांग्रेस की सत्ता नहीं आती है, तो फिर दोबारा परेशानियाँ आप लोगों को होंगी। इसको कैसे इसकी निजात आप लोग प्लान करेंगे? देखिए, अब हमें ये लगता है कि ऐसा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये अब यूनिफाइड कॉरपोरेशन है और ये सेंट्रल के अंडर में चली गई है। अब इतनी ज़्यादा आसानी से कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि बजट हर काउंसलर को बराबर मिलेगा और बढ़कर मिलेगा, बहुत ज़्यादा बजट होगा, बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है, और उसमें कॉलोनी अनऑथराइज़ और रेगुलाइज़ ये सब चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि सेंट्रल के अंडर में आती है। सब बराबर होंगे, सबका वो होगा इसमें। इसलिए हम काम कर पाएँगे, डेवलपमेंट कर पाएँगे। शुएब जी अंत में जो आवाम है आपके क्षेत्र की, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया है, और मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो मुझे इसी तरह प्यार मोहब्बत से मेरी उनको अहलिया को जिताएँगे। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़िया जी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो भी किसी से कम नहीं है। जब दिल चाहे मैदान में उतरें और बाज़ी मार के ले जाएँ। जहाँ जो सरकार है वो कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो अब जो है नाज़िया जी वो महिला सशक्ति को दर्शाएँगी क्षेत्र के अंदर। क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।